नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मित्रों हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे मित्रों, क्या भारत एक राज्य है, क्या भारत एक राष्ट्र है, क्या भारत केवल देश कह सकते हैं भारत को, या फिर हम भारत को राष्ट्र, राज्य या देश तीनों ही कह सकते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है, कौन कौन से आवश्यक तत्व जो कि किसी भी एक निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या जो है उसको अगर राज्य की संज्ञा दी जाए तो वो कौन से तत्व हैं जो उसे राज्य के रूप में एक तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे सामने है, राज्य क्या है। तो देखिए, हमें ये जानना है मित्रों, देखिए एक सीधा सा प्रश्न है आपके सामने कि भारत एक राज्य है या नहीं है, या नहीं। जबकि हम नॉर्मली में अगर देखा जाए, आमतौर पर भारत के जो क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र, प्रांत जो हैं, हम उनको क्या बोलते हैं मित्रों, राज्य बोलते हैं। ठीक है। जबकि राजनीति की भाषा में भारत एक क्या है, राज्य है। अब प्रश्न ये है, क्या भारत 15 अगस्त 1947 से पहले राज्य था? ठीक है। तो ये आज अपन जानने का प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो क्या है मामला देखो मित्रों क्या है, देखिए। अब सबसे बड़ी बात ये है मित्रों, मैं बता दूं, राज्य कोई एक मूर्त संस्था नहीं है। राज्य आपको दिखाई नहीं देता, सरकार आपको दिखाई देती है, क्योंकि सरकार आपको कार्य करते हुए नजर आती है। सरकार के रूप में आप प्रशासन को देख सकते हो। ठीक है मित्रों, परंतु आपको राज्य नाम की जो संस्था है वो कहीं दिखाई नहीं देती। एक तरीके से कहें तो एक अमूर्त संकल्पना है। क्या है? एक अमूर्त विचारधारा है राज्य। ठीक है। इसका जो मूर्त रूप है, राज्य को अगर कोई चीज प्रदर्शित करती है तो उस राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाली गवर्नमेंट यानी कि सरकार, और सरकार ही उसका क्या है, एकमात्र यंत्र है जो कि ये एहसास दिलाता है कि राज्य नाम की कोई संस्था है जो कि नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। ठीक है। तो देखो, राज्य के लिए जो महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी, जैसे हम भारत की बात करें मित्रों, तो भारत की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर किसका आधिपत्य था? ब्रिटिश आधिपत्य था, यानी कि अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में, यानी अंग्रेजों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत के लोग रहते थे। तो उस स्थिति में अगर हम भारत को क्या कहें कि राज्य कहें, तो ऐसी स्थिति में राजनीति की भाषा में हम किसी भी संगठन को राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते। तो क्या चीज जरूरी है एक राज्य, एक संगठन को राज्य के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए? तो देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज को, तो सबसे पहले होना चाहिए एक तो निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग का मतलब जमीन का कोई ऐसा क्षेत्र है ना, ऐसा टुकड़ा, उसे हम कहेंगे एक तरीके से एक निश्चित भूभाग। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत का एक निश्चित क्षेत्र है, जिसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब यानी कि भारत इतने जमीन के हिस्से पर है, इतना जमीन का हिस्सा या एरिया भारत कवर करता है। ठीक है। तो अब देखो, हम बात कर रहे हैं, पहला तो आपके समझ में आया कि निश्चित भूभाग होना चाहिए। उसके बाद देखो, अगर कोई जमीन का टुकड़ा है
तो उसमें एक निश्चित जनसंख्या भी होनी चाहिए, कुछ लोग भी होने चाहिए, तभी जाके कोई भी किसी भी प्रकार की संगठन को हम राज्य की संज्ञा दे पाएंगे। तो उसके लिए दूसरी चीज क्या होगी मित्रों? जनसंख्या। दूसरा आवश्यक तत्व क्या होगा? जनसंख्या। क्योंकि शासन अगर किया जाएगा तो शासन ऐसा तो नहीं है कि जीव जंतुओं पर शासन किया जाए, जानवरों पर शासन किया जाए। मनुष्य अगर किसी पर शासन करेगा तो वो चीज क्या होगी? मनुष्य के लिए और मनुष्य होंगे जिनको शासित बनाया जा सके, जिन पर शासन किया जा सके। तो उनके लिए क्या जरूरी है? जनसंख्या का होना जरूरी है। तो ये जनसंख्या। फिर तीसरा, अब जनसंख्या है किसी भी भू क्षेत्र के अंतर्गत, तो अब उस जनसंख्या में जितने भी लोग हैं वो ठीक ढंग से जीवन जी सके, एक दूसरे के शोषण के शिकार ना हो, कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी निर्बल व्यक्ति का शोषण ना करे, किसी निर्बल व्यक्ति को सताए नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? शासन व्यवस्था का होना जरूरी है। और शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है मित्रों? एक सरकार की जरूरत पड़ती है। हम सरकार पर भी बात करेंगे कि सरकार क्या होता है, सरकार के बारे में भी आपके सामने क्लियर करेंगे। तो वो हो गया तीसरा तत्व मित्रों, सरकार। अब देखिए मित्रों, अगर मैं आपसे अब पूछूं कि ये तीनों चीजें भारत के पास हैं, बिल्कुल है, निश्चित भूभाग, ठीक है, जनसंख्या बिल्कुल है, और लगभग डेढ़ अरब के आसपास, पता है आपको, सरकार भी है, आप दिन रात देखते हो, शासन के रूप में सरकार कार्य कर रही है, लोगों को व्यवस्थित करने के लिए कार्य कर रही है, लोग अपराध ना करें उसके लिए कार्य करें, तो सरकार आपको दिख रही है। तो अब क्या हम भारत को राज्य कह सकते हैं? देखिए मित्रों, ये स्थिति तब भी थी जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। उस समय थी ये तीनों चीजें, और भारत की अपनी एक संस्कृति भी थी। किसी राष्ट्र के लिए अपनी संस्कृति का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर राष्ट्र की अपनी एक क्या होती है मित्रों? एक संस्कृति होती है, और वो संस्कृति उस राष्ट्र की क्या होती है? एक पहचान होती है, जो कि भिन्न राष्ट्रों से उस राष्ट्र को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। तो अंग्रेजों का शासन जब था, उस समय तीनों चीजें थी, तो क्या उस समय भारत को भारत राज्य कहा जाता था? हम उस समय मित्रों भारत को क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत। क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत, ठीक है। तो ऐसा कौन सा तत्व हमारे पास नहीं था कि हम भारत को उस समय केवल भारत राज्य कह सके? राजनीति की भाषा में क्या कह सके? केवल भारत राज्य, ब्रिटिश भारत नहीं। तो मित्रों मैं बता दूं, वो जो आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व है मित्रों, वो क्या है? वो आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व है मित्रों, संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। अब जब जिस राज्य के पास संप्रभुता है, जिस संगठन के पास, जिस व्यक्तियों के समुदाय के पास क्या है? संप्रभुता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। तो अब अगर इस हिसाब से देखें तो भारत के पास क्या है? संप्रभुता है। मगर अंग्रेजों के शासन के समय भारत के पास क्या नहीं थी? संप्रभुता नहीं थी। इसलिए हम उस समय भारत को क्या कह सकते थे? एक राष्ट्र कह सकते थे। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्र के लिए एक, दो, तीन, ये तीन चीज, और एक अपनी अलग से निश्चित पर्टिकुलर कल्चर एंड संस्कृति थी, राष्ट्र कह सकते। देश, हम किसी भी देश की बात कर लें, अपना जो क्षेत्र होता है, जो हमारी मातृभूमि होती है, हमें उसे अपने, उसके लिए हमारे मन में एक भाव आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? देश बोलते हैं, ठीक है, देश। मगर मित्रों अंग्रेजों के समय हमारे पास ये नहीं थी संप्रभुता, इसलिए हम उस समय केवल भारत को क्या कह सकते थे? राष्ट्र या देश, मगर क्या नहीं कह सकते थे? राज्य नहीं कह सकते थे। तो अब जब भारत देश आजाद हुआ, किसकी गुलामी से? अंग्रेजों की गुलामी से। कब हुआ? 15 अगस्त, ठीक है, 1947, 1947 में। उसके बाद अंग्रेजों का शासन समाप्त, भारत का खुद का संविधान
भारत के लोगों के द्वारा तैयार किया गया और उस संविधान के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन और भारत के लोगों के द्वारा ही किया जाने लगा। कहने का मतलब अब हमारे पास क्या आ गई? निर्णय लेने की शक्ति आ गई। क्या आ गई? निर्णय लेने की शक्ति आ गई। अब देखो मित्रों, निर्णय लेने की शक्ति किस में निहित है? इस संप्रभुता में निहित है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मित्रों, और वो क्वेश्चन क्या आ रहा होगा देखो मैं बताता हूं कि सर आपने ये तो बता दिया क्या कि किसी भी एक संगठन को, व्यक्तियों के समुदायों को, एक निश्चित क्षेत्र पर रहने वाले लोगों को अगर उनके पास शासन व्यवस्था है, लोग उनको ऊपर शासन करते हैं, तो उसे हम देश कह सकते हैं, राष्ट्र कह सकते हैं। और अगर उनके पास एक चीज और आ जाए, संप्रभुता, तो उसे हम राज्य भी कह सकते हैं। तो क्या होती है संप्रभुता, वो समझना है। तो व्हाट इज सोवरेनिटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में? संप्रभुता। देखो मित्रों, इसमें कुछ वर्ड आपको दिख रहे होंगे। सम, क्या है? सम। सम का मतलब यहां पर वो सम नहीं है। यहां हम सम का मतलब किससे लेंगे? स्वयं से। किससे लेंगे? स्वयं से। प्रभु का मतलब है, प्रभुता का मतलब, इस प्रभुता का मतलब इच्छा से है। किससे है? इच्छा से। यानी कि मैं अगर अपनी मर्जी का मालिक स्वयं हूं तो मुझे कहा जाएगा स्वयंभू। मैं अपनी इच्छाओं का मालिक स्वयं हूं, यानी कि मैं अपनी इच्छाओं का मालिक हूं। मैं अपने बारे में सही और गलत निर्णय ले सकता हूं। तब तो मेरे पास क्या है? संप्रभुता है। मुझे संप्रभु कहा जा सकता है। अगर मैं निर्णय लेने के लिए किसी और पर निर्भर हूं, मैं किसी और से, मुझे किसी भी कार्य को करने के लिए जो मेरे जीवन से संबंधित है परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं मेरे पर किसी दूसरी सत्ता का अधिकार है, दूसरी सत्ता का आधिपत्य है। तो उस समय मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूं। यानी कि मैं अपने निर्णय खुद नहीं ले सकता। निर्णय लेने की शक्ति जब मेरे पास नहीं है तो मैं क्या नहीं हूं मित्रों? अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूं। तो यह प्रभुता जो शब्द है उससे समझ लो, प्रभुता का मतलब होता है मालिक। प्रभु का मतलब क्या होता है? मालिक। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इच्छा का स्वयं मालिक है, ठीक है, तो उसे हम संप्रभु कह सकते हैं। अगर कोई भी राज्य कुछ भी करने में सक्षम है और वो किसी अन्य राज्य के अधीन नहीं है, चाहे वो उसका आंतरिक मामला हो, चाहे वो उसका आंतरिक मामला हो और चाहे वो उसका बाह्य मामला हो, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी राष्ट्र अगर अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में, दोनों ही मामलों में निर्णय लेने में क्या हो मित्रों? स्वतंत्र हो। वो किसी दूसरी सत्ता के अधीन ना हो, किसी दूसरी सत्ता से उसका संचालन नहीं होता हो, तो उस स्थिति को कहा जाता है मित्रों संप्रभुता। अगर हम सीधी सी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य का वह आवश्यक तत्व, राज्य का वह आवश्यक तत्व जो कि राज्य को आंतरिक दृष्टि से और बाह्य दृष्टि से क्या बनाता है मित्रों? स्वतंत्र बनाता है। यानी कि निर्णय लेने की क्षमता उसे देता है। तो उस एक संगठन को हम क्या कह सकते हैं? राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। तो संप्रभुता का मतलब केवल इतना सा समझ लो मित्रों, किसी भी एक संगठन के लिए कि वह किसी दूसरी सत्ता के अधीन रह करके कोई निर्णय नहीं ले, ठीक है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण आपको दूं, उदाहरण क्या है? जैसे कि भारत जो देश है, भारत देश की बात करें तो इसका एक पड़ोसी आपको पता है जो कि हमसे अलग हुआ, वो है पाकिस्तान। एक पड़ोसी अगर आप बात कर ले तो एक साइड अपने श्रीलंका है, ठीक। तो अगर भारत देश के आंतरिक मामलों की बात करें, आंतरिक मामलों की,
तो आंतरिक मामलों में हम इससे सलाह नहीं ले, इससे सलाह नहीं ले, है ना। और अपने आंतरिक मामलों में हम क्या रहें, स्वतंत्र रहें। ठीक। दूसरी बात, ये भारत देश को इसके साथ कोई संबंध स्थापित करना, कोई राजनयिक संबंध बढ़ाना है, तो अगर ये हम अगर इससे पूछ के कर रहे हैं कोई कार्य, तो इसका मतलब कहीं न कहीं इसका हमारे ऊपर क्या है, अधिकार है। यानी कि हम इसके बिना पूछे कोई कार्य नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हम अपने भारी मामलों में क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तो फिर हमारे पास क्या नहीं है, संप्रभुता नहीं है। तो जब अंग्रेजों का शासन था मित्रों, उस समय भारत देश के नागरिक खुद से शासन के संबंध में क्या नहीं ले सकते थे, कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। शासन प्रशासन के संबंध में देश के आंतरिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, देश के अंतर्गत और देश के बाहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। तब इसका मतलब क्या था, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी। जैसे ही भारत देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, उसके बाद भारत देश के पास क्या आ गई, संप्रभुता। इसलिए अब भारत देश देखो राष्ट्र भी है, जो पहले ही था, देश आप जानते ही हो सब, और राज्य भी है। तो कई बार प्रश्न आता है, क्या भारत, देखो प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न आएगा भारत है, ठीक है, ऑप्शन होंगे राष्ट्र, ऑप्शन होगा राज्य, ऑप्शन होगा राष्ट्र राज्य दोनों, ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलो बताओ आंसर क्या होगा मित्रों इसका, बताइए, देखिए विचार कीजिए। मैंने इतना कंसेप्ट आपको बताया कि क्या राज्य के लिए रिक्वायरमेंट है, किसी भी एक निश्चित भूभाग पर रहने वाला जो एक समुदाय है उसे अगर राज्य की संज्ञा दी जाए तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें मैंने बताई। निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। तो भारत के पास इन सब में से कोई भी चीज, कोई भी तत्व ऐसा नहीं है कि आज वर्तमान में भारत के पास ना हो। भारत एक निश्चित भू क्षेत्र है, भारत का एक निश्चित जनसंख्या भी है भारत में, और एक सरकार भी है जो शासन का संचालन करती है। और हम आज किसी भी सत्ता के अधीन नहीं है। हमारे आंतरिक मामलों में और हमारे बाह्य मामलों में निर्णय लेने में हम स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा के मालिक हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्र राज्य दोनों, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार हमने जो एक टॉपिक डिस्कस किया कि राज्य क्या होता है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, किसी भी एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोग जिनके पास शासन चलाने के लिए एक सरकार भी है अपनी, क्या उसको हम राज्य किस कंडीशन में कह सकते हैं। तो इन सारी बातों की हम चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक्स आगे हम लेकर के आते रहेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।